हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को देख रहे हैं। हम पिछले वीडियो में 230 प्रश्न तक देख लिए थे। आज 231वें से देखेंगे। इसके पहले हम पॉलिटी और ज्योग्राफी घटना चक्र से समाप्त कर चुके हैं। हम हिस्ट्री पार्ट को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो उसको कमेंट करके बताएं और वीडियो पूरा देखें। अगर स्लो पढ़ा रहे हो तो तेज़ करके पढ़ें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए 231वें प्रश्न से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर निम्न में से किसने मार डाला? तो इसको उधम सिंह ने मार डाला। उधम सिंह ने मार डाला। इसके विस्तार देखते हैं। मार्च 1931 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल फ्रांसिस ओडायर, पूरा नाम दे देता है कभी कभी, माइकल फ्रांसिस ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो वह महात्मा गांधी थे। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी बने। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों को से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद ही गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वह इलाहाबाद शहर में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम बिहार था। बिहार में इस समय भी कानून रूप से शराबबंदी चल रही है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार और उड़ीसा के सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अंग्रेज किसी के जान से नहीं मतलब था, उनको बस पैसा चाहिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। विस्तार देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिसंबर 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। रिपीट प्रश्न है, इसके पहले हम देख चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह 1920 में प्रारंभ किया था। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं।
1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई। ये पूछता कब शुरुआत हुई, तो अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। बीपीएससी तारीख तक पूछता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। तो इसके विस्तार देखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, तो यह छपरा से थे। राहुल सांस्कृत्यायन यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे वैसे मूल रूप से। राहुल सांस्कृत्यायन 1893 से 1963 में अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। 1922 में छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी यहाँ दिया है, वैसे 5 फरवरी सही है, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। उनके कहने मतलब था कि अगर ऐसी घटना नहीं होती तो हम असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन भी बचे थे, तो यह जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में संस्कृत में प्रवेश लिया, बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो वह शाखा थी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। मोपला आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लागान व बेदखली के को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते, और खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेज़ों को हराने का एक तरीका पता था। इसके विस्तार देखते हैं। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा संचालित या उसकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने देसाई ने किसानों के समर्थन में
1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं, शराबबंदी नहीं, साराबंदी आंदोलन चलाया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिबद्ध शराबबंदी आंदोलन की तिथि 1928 की स्थापना 1922 लिखा है, जो गलत। यानी आयोग जो है शराबबंदी का 1922 मान रहा है, 1922 मान रहा है। 1928 सही होगा। 1921 का मोफला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। मोफला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ का पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। दोनों जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? या चौरी चौरा कांड के बाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो प्रश्न रिपीट है उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो पहले चौरी चौरा हुई 1922 में, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन किया गया, गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी ऑप्शन ए सही है। पहले पुलिस पर चौरी चौरा में पुलिस ने गोलीकांड किया, तब उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाना को जलाया गया, यानी 1 2 3 4 क्रम होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लॉर्ड सिंघा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने पर वाले प्रथम भारतीय थे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी पूछता है इस्तीफा क्यों दिया, तो यह स्वास्थ्य कारण इनके थे, स्वास्थ्य सही होने के कारण इस्तीफा दे दिया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण है। तो पुनरावृत्ति के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यानी ऑप्शन बी। इसका विस्तार देखते हैं। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसकी असफलता के बाद? तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना इलाहाबाद में 1923 में हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका नाम पूरा था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, का गठन जनवरी 1930 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही हिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने।
स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके अध्यक्ष सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास से थे। चित्तरंजन दास थे। 1922 से जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। कहाँ? गया में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो यह 1928 में आया। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन यानी व्हाइट कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। ये डेट याद की रही है, 3 फरवरी 1928 को। देखिए कई लाभ इसमें पीसीएस की परीक्षा लगी हुई है, आरओ की लगी हुई है और बिहार की, तीनों परीक्षा लगभग साथ ही में होंगी आगे पीछे करके। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज का दिन के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यह उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे।
किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो यह मौलाना हजरत मोहानी। 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में 80 यहाँ दिया, 72 ज़्यादातर दिया रहता है, 72 नहीं 78 ज़्यादातर दिया रहता है। 78 अनुयायियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा निकाली। 1940 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह साबरमती से प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर के विरोध में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसको विस्तार देख लेते हैं। चौकीदारी वाला बहुत बार आता है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। यह आता है प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान के उपलक्ष्य में बिहार में कौन सा आंदोलन चला? तो चौकीदारी कर के विरोध नहीं देने के लिए। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल भी रहा। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? यह 24 दिनों की यात्रा थी। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान से बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर परीक्षा में पूछ लेता है। खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन में पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चौकीदारी कर वही तो देख ही लिए। चलिए 270 पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। 1930 मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे।
ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, A.R. जयकर, मुंजे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। दलित नेता B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये डेट याद रखिए, 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश मिला। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना का अधिकार मिला। अगले प्रश्न चलते हैं। और दिया है जो जो मिला था देख लेते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश कर दिया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो पहले और तीसरे में नहीं भाग लिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल हुआ। 277 महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। अगले प्रश्न चलते हैं। एक कोटेशन इसमें गांधी जी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसको देख लेते हैं। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन में से खाली हाथ निराश होकर बम्बई लौट पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, A.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। 5 मार्च 1931 को इनमें से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। अगस्त 1932 के रैमजो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, यह अछूतों के लिए।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, 280 तक प्रश्न तक रहने देते हैं। और दोस्तों जाके प्लेलिस्ट में देख डालिए भूगोल और पॉलिटी के पार्ट को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।